नमस्कार साथियों, क्या इस भारत देश की तमाम गरीब महिलाओं को पता चल गया कि राहुल गांधी ने कहा जब वो सत्ता में आएंगे तो 1 लाख रुपए हर साल उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। क्या इस भारत देश का नौजवान युवा इस बात को जान गया? अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो उनकी नौकरियां बिल्कुल पक्की होगी, हर हाल में उन्हें काम मिलेगा, तो क्या सच में इस भारत देश के आदिवासी समुदाय समझ गया और जान गया, उन तक ये मैसेज पहुंच गया कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए भारत देश में राहुल गांधी या फिर कोई कांग्रेस या फिर इंडिया तैयार बैठा हुआ है? सत्ता में अगर आएंगे तो फिर आदिवासियों को कोई व्यापारी, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार बेदखल कर नहीं सकती है। क्या सच में इस बात को पता चल गया? क्या इस दौर में हर कोई किसान को समझ आ गया कि अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी आपको मिलेगी, कानूनी शक्ल के तौर पर मुहर लग जाएगी, जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो तमाम भारत देश के किसान जिस संघर्ष को लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं उसका समाधान तो इन नारों के भीतर छुपा हुआ है। क्या सच में जो कास्ट सेंसस है, जो जाति जनगणना है, उसके जरिए समाज के हर क्षेत्र में आपको आपका हक मिल जाएगा, आपको आपकी जिम्मेदारी भागीदारी जुड़ती चली जाएगी? क्या सच में ये सब कुछ जान गए या केवल यह सब कुछ ऐलान हो रहा है, ऐलान दर ऐलान किया जा रहा है? क्योंकि इस भारत देश का मीडिया तो राहुल गांधी को दिखाता नहीं है। राहुल गांधी अपने बूते जिन बातों का जिक्र करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन शब्दों के आश्रय लगातार इस भारत देश के भीतर से निकल रही है, इस भारत देश के कांग्रेस की अपनी त्रासदी भी इस देश में, कि यहां तक कि जिन नारों का जिक्र, जिन गारंटी का जिक्र और जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, क्या वहां के लोगों तक पहुंच पा रहा है? क्या सच में कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय है इस दौर में? जो कई बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, जिनकी अपनी पहचान है, उसमें से कई ऐसे नेता हैं जो कि चुनावी रण से भाग चुके हैं इस दौर में, तो फिर वो कैसे इस दौर में उस जमीन के ऊपर अपनी राजनीति के पौधे को कैसे उगा पाएंगे, जहां पर जिन बातों को जनता तक पहुंचाना है वो बातें पहुंच भी पाए? और कुछ बात पहुंचेगी ही नहीं जब, तो ऐलान दर ऐलान इस दौर में होते चले जाएंगे, जब एक और इस भारत देश का चौथा स्तंभ खामोशी बरत चुका हो, चुप्पी साध चुकी हो मीडिया इस देश में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और इसके जरिए इस भारत देश के अलग अलग राज्यों के भीतर जो गवर्नेंस संभाले हुए अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी इन बातों पर चुप्पी साध ले, तो फिर बात कहां से चल रही है, कहां पहुंच रही है? ये सारे सवाल आप अपने मन में आज जरूर उतार लीजिए, क्योंकि आज जब बातें होंगी कांग्रेस के उस हकीकत की, उस सच्चाई की, जहां पर जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कर रहे हैं, अगर इस भारत देश में वह लागू हो जाए तो फिर एक सवाल बहुत साफ तौर पर होगा कि आसमान में समी पर आ चुका है। यानी इस भारत देश के भीतर में सुविधाओं की जो पोटली खुली है, उन सारी पोटली को समझने परखने के लिए आज एक एक बात को आज समझने की जरूरत है। उसकी पूरी झंझनाहट, उसकी धड़कनों को, उसकी खनकनों की महसूस करने का प्रयास कीजिएगा, और यहीं से इस दौर में राहुल गांधी को ना दिखाना और ना दिखाने का आदेश शायद मौजूदा सत्ता की जरूरत हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर जिस रेखा को राहुल गांधी ने खींच दिया है, अगर भारत देश के समाज के भीतर, चाहे वह युवा तबका हो, चाहे वह आदिवासी तबका हो, चाहे वह गरीब मजदूर किसान हो, चाहे पिछड़ा तबका ही क्यों ना, चाहे बेरोजगारों की संख्या ही क्यों ना हो, चाहे बड़े बुजुर्ग भारत देश में जो पेंशन से पैसा निकालकर इस दौर में जीने के लिए मजबूर हैं, उनका ही बात क्यों ना हो, चाहे इस भारत देश के भीतर जो छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग हैं और खास तौर पे जो एमएसएमई से जुड़ गए, इन तमाम तबकों को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा, तब आपके मन में एक सवाल उभरेगा, क्या सच में ये संभव है? जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी अपने भाषणों के जरिए कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनके अपने कार्यकर्ता इस बात को जमीन पर क्यों नहीं उनके कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं? हालात तो ऐसे कि अमेठी और रायबरेली के भीतर एक आम कांग्रेसी को पता ही नहीं चला कि वो राहुल गांधी कब आए और कब वो चले गए। यानी संगठन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है। पॉलिटिकल तौर पर एक भारी शून्यता इस भारत देश के भीतर, विपक्ष और विपक्ष में कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी, उनको लेकर के अगर है तो फिर उनकी बातों का जिक्र क्यों नहीं हो पा रहा है? खास तौर पर तब जब पहली बार इस भारत देश के भीतर में कोई नेता
जनता से संवाद करते करते खुद को जनता में तब्दील कर दिए। ऐसी परिस्थिति और ऐसे शब्द और ऐसी भाषा इससे पहले कभी भी नहीं थे। जिस सरलता के साथ इस भारत देश में, इस दौर में, इस भारत देश की हकीकत को बता रहा है एक ऐसा नेता जो पॉलिटिकल तौर पर इससे पहले बंद कमरों के भीतर रहा करता था। लेकिन ऐसा इस दौर में क्या हो गया कि बीते 2 साल के भीतर इस भारत देश के भीतर घूमते घूमते राहुल गांधी की अगर भाषा और समझाने की तरीकों को भी आप अगर समझ जाएंगे तो एक ही झटके में इस भारत देश में कॉर्पोरेट इकोनॉमी और इस भारत देश में जनता की अर्थव्यवस्था दोनों के बीच आप आकर खड़े हो सकते हैं। एक ही झटके में इस भारत देश के भीतर बेरोजगारी और महंगाई के पीछे की सच्चाई को आप जान सकते हैं। एक ही झटके में इस भारत देश के भीतर में जो पिछड़ा तबका है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो आधी आबादी का जिक्र होता है, उनकी जो पूरी परिस्थिति होती है वो आंगनबाड़ी से जुड़ी हो, इस भारत देश के भीतर चाहे वह मिड डे मील के साथ जुड़ करके काम कर रहे हो, तमाम परिस्थिति आपके सामने एक एक करके साफ होते चले जाएंगे। तो आज एक एक बातों को खोलने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर में, वह भी इस भारत देश के सबसे पुराने पॉलिटिकल पार्टी को संभाले हुए नेहरू गांधी परिवार के विरासत को कांधे पे लिए हुए राहुल गांधी जिस संवाद को कर रहे हैं, जिस जैसे संवाद बना रहे हैं, जरा एक पल के लिए उसको भी देखना चाहिए। जब वह जिक्र करते हैं कि आप कहीं पर भी कुछ भी खरीदते हैं अगर, तो उसका मुनाफा जो है किसके जेब में जाता है। गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पैसा कौन बनाता है? हिमाचल का सेब खाया है, पैसा कौन बनाता है? सड़क पे चलते हो, पैसा कौन बनाता है? यहां पे बिजली के दाम बढ़ते जाते हैं, पैसा कौन बनाता है? तो हर जगह वही 20-25 लोग पैसा बनाते हैं, और मीडिया में ये जो हमारे मित्र बैठे हैं ये उन्हीं 25 लोगों का काम करते रहते हैं 24 घंटा। अब पत्रकार देश का यही दिखाता, तब ये कोई बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन की नीति जो है, जो सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट की जो नीति है, सरकार के मोनेटाइजेशन की नीति, और इस भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत की दृष्टि से कितने लाखों करोड़ों का खरा किया जा रहा है, उसके पीछे कॉरपोरेट का पैसा क्यों लगा हुआ है और कॉरपोरेट को कितना मुनाफा उसके जरिए होगा, और इस भारत देश के भीतर की जो गरीबी, मुफलिसी, जो असामान्यता, जो बेरोजगारी है देश की, उसे बांट पाने की स्थिति में इस भारत देश की नीति आएगी नहीं। क्या ये बताने की जरूरत इसके बाद हो जानी चाहिए? लेकिन इससे पहले ही इन बातों का जिक्र इस दौर में उस पत्रकार में बंद है, जो पत्रकार इससे इसी तरीके से पहले चीजों को बताता था। अब पत्रकारों की भाषा बदल गई और नेता के भाषा में बिल्कुल नए तरीके से इस दौर में आकर सामने खड़ी हो गई है। तो कुछ और आप एक पर लिख लीजिए। आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते थे, यूपीए की सरकार थी, अब कितने का है? अब कितने का है? 1100। मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर महंगा है, 400 था, 1100 कर दिया। आज मीडिया वाले नहीं कहते कि भैया गैस सिलेंडर। कोई भी पूछ सकता है। पॉलिटिकल तौर पर इस भारत देश के भीतर जो मुद्दे होते हैं, वह सारे मुद्दे चुनाव के समय वोट के शक्ल में तब्दील होते ही नहीं। अब आम लोगों के भीतर उठते हुए सारे सवाल शायद वो कहते हैं राजनीतिक में एक अलग मिजाज भर देता है, लेकिन ये सारा शोर शराबा चुनाव से पहले खत्म हो जाता है और आखिर में मायने यही रखता है कि चुनाव जीतता कौन है। और शायद यही कारण है जो लोग जो है लुभावन नारे जो लगाए जाते हैं, उसके पीछे वोट पाने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन जब जनता के दर्द का जिक्र अगर आप करें और उसको बताते समझाते हुए इस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहे कि दरअसल आपको फायदा क्यों नहीं मिल रहा है और ये पैसा कहां पहुंच जाता है, तो एक सवाल इस दौर में यह भी उठता है कि आप सच में जनता अपनी परिस्थितियों को इस राजनीति के माध्यम से समझने और जानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा तबका भारत में वोट बैंक के तौर पर महिलाओं का है। जाति धर्म के एस्पेक्ट को अगर
देखेंगे तो आधी आबादी बहुत मायने रखती है। आप एक पल के लिए सोच के देखिए कि अगर आरक्षण का जिक्र जब वर्तमान मोदी सरकार कर रही थी, आज जब राहुल गांधी गरीब महिलाओं को 1 साल के भीतर 1 लाख रुपए देने का जिक्र करते हैं, तो दोनों में से किसको आप आगे देखेंगे? आखिर भारत देश की राजनीति दरअसल एक नई दिशा में जा चुकी है, जिसके भीतर भरोसा और उम्मीद दोनों मर चुके हैं। भरोसा सामने वाले पर होता नहीं है, उम्मीद जागती नहीं है, और राजनीतिक परिस्थिति इस दौर में ऐसी हावी हो जाती है कि कोई इस दौर में कुछ भी कहे, ये मान लेता है कि गारंटी तो दी जा रही है, लेकिन पता नहीं इसके लिए पैसा भी होगा या फिर नहीं होगा। एक लंबी लिस्ट आज इस भारत देश की आधी आबादी के लिए अनुदान के उन्होंने कहते हैं कि सभी गरीब परिवारों की एक महिला चुनेंगे और उसको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में उनके पहुंच जाएंगे 1 साल में। जो भी नियुक्ति केंद्र सरकार की होगी उसमें 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, जो आशा वर्कर होते हैं, जो मिड डे मील से जुड़ी हुई हैं, वहां पर आधा पैसा स्टेट का, राज्य का होता है, आधा पैसा केंद्र सरकार का। तो फिर केंद्र में अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जो आधा पैसा देते हैं उसको हम डबल कर देंगे, यानी ओवरऑल करीब करीब 25% आपका वेतन बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, कानूनी तौर पर आपको मदद पंचायत स्तर पर भी मिलते रही। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में कानूनी सहायकों की भर्ती की जाएगी, यानी रोजगार का एक नया रास्ता भी खुल जाएगा। और जो कामकाजी देश की महिलाएं होती है, हर चीजें में, हर जिलों के भीतर उनके लिए कुछ और होगा। ये सामान्य सी बात है कि कुछ बातों को आज रखा गया, लेकिन किसी के मन में यह सवाल उठेगा इसके बाद किसी भी महिला को लेकर के देश में और कौन सी उम्मीद हो सकती है जब इन बातों को पहले रख दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक और सवाल उठता है कि इन सारे बातों को रखा गया तो क्या घर घर तक ये बात पहुंच गई देश में? जिस तरीके से लाडली बहना जब मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, शिवराज सिंह चौहान कमोबेश हर रैली में घूम घूम कर ये बात बता रहे थे, महिलाओं के बीच जा रहे थे, महिलाओं के घर जा रहे थे। उन्होंने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को मत दिया था लाडली बहना योजना के बाद में। इसी तौर पर अशोक गहलोत जब उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर के आए चुनाव से ठीक पहले, और जिस राहत रियायत का जिक्र वो कर रहे थे, वो तमाम जगहों से पोस्टर्स उन्होंने बांट दिया। और राजस्थान के भीतर जो डगमगाती हुई कांग्रेस थी वह किसी तरीके से अच्छी खासी पोजीशन में आकर खड़ी हो गई। चुनाव जरूर हार गई, लेकिन एक शानदार तरीके से हारा हुई। उसकी वजह क्या था? कैडर सक्रिय था, उसको एक उम्मीद थी कि सत्ता में वो लौट सकती है। और ये सारी परिस्थिति क्या इस चुनाव के भीतर कांग्रेस के कैडर में गायब है, क्योंकि जब यात्रा की सफर को लेकर के ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही हो कि हमारा नेता कब आया यहाँ पर, तो ऐसे में जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है उन बातों को वहां तक पहुंचाएगा कौन? अब सामान्य परिस्थिति रहती तो अखबारों के भीतर छप ही जाता, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिख ही जाता, तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन इन बातों का जिक्र खुले तौर पे करता, करवाता, पोस्टर चस्पा होता देश में। लेकिन इस दौर में तो सब कुछ गायब होता है। तो क्या एक सन्नाटे के भीतर देश में इस भारत देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए रखा जा रहा है? वही राहुल गांधी खुद इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल वह भी उस जनता के बीच जाकर खड़े हैं, जिस जनता की सच्चाई को, हकीकत को बता रहे हैं देश में। तो उनके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन भी अब नेहरू गांधी परिवार की उस विरासत से हटकर इस भारत देश की बदहाली, मुफलिसी से जाकर के जुड़ जाता है। आप पूछेंगे कैसे या कैसे हुआ? तो यहाँ पर एक पल के लिए एक और वीडियो देखिए। पतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया। आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता। अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको यह नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 1 साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया।
24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा और एक सामान्य सी परिस्थिति होती तो कोई भी कहता कि मनरेगा के भीतर इस भारत देश में 25 करोड़ मजदूर जुड़े हुए हैं, सभी को जॉब कार्ड नहीं मिला है। जॉब कार्ड मिलने वालों की संख्या करीब करीब 9 करोड़ के आसपास होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर मनरेगा का जिक्र इस भारत देश की कोई राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी यही बताते हुए कह रही है कि दरअसल कितना पैसा इस भारत देश के कॉरपोरेट को दे दिया जाता है और कितनी बड़ी संख्या में मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर जो हैं उनको 100 दिन काम भी नहीं मिल पाता और उनका बजट 24 साल के बराबर इस दौर में राहत रियायत कॉरपोरेट को दे दिया गया। तो क्या इस प्रकार से हिसाब किताब लगाने की परिस्थिति में पहली बार इस भारत देश की कांग्रेस सरकार ने खुद को खड़ा कर लिया है, या राहुल गांधी के भीतर का राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन अब उनको उन परिस्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर वह अब सोचने लगे हैं कि वह जिस राजनीति को सियासत को साझा करते थे उस सियासत के भीतर तो कहीं भी कोई उभरता हुआ इस देश के लोगों का दिल ही नहीं था। एक बजट बनता था, उस बजट के जरिए इस भारत देश को चलाने का जिक्र होता था, कुछ नियम कानून बनते थे और उसके आश्रय चलता था। अगर इन सारी परिस्थिति का भी जिक्र अगर करें तो एक पल के लिए अतीत की सियासत के पन्नों को अगर आप एक पल के लिए अगर टटोलेंगे, चाहे वामपंथी, चाहे समाजवादी राम मनोहर लोहिया हो, चाहे कांग्रेस को चिताते हुए जयप्रकाश नारायण हो, या फिर एक समय बीपी सिंह का जिक्र जब होते थे, तमाम परिस्थितियों में जब वो मंडल लेकर के आ रहे थे, तब इन तमाम परिस्थितियों को जब आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के भीतर इतना बड़ा बदलाव जो है, और ये सच्चाई ये होता है कि इस भारत देश के भीतर में जातियों की लड़ाई हो या धर्म के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की लड़ाई हो, इस भारत में इस परिस्थिति में कोई भी वामपंथी नहीं घुसे थे। वो स्ट्रगल और काफी संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे करके वह इस सियासत से गायब हो गए और आज के दौर में केवल केरल के अलावा वो कहाँ हैं, कहीं भी नहीं होते हैं। लेकिन जिस वर्ग का वो जिक्र करके बहुत ही सरलीकृत तरीके से इस दौर में अगर देश में राहुल गांधी सियासत संवाद देश की आम जनता से उन्हीं बात को रख करके कर रहे हैं और जिन ऐलानों को एक के बाद वो लगातार कर रहे हैं उसमें अपने ऐलान, दूसरी ओर मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे ऐलानों को कहीं न कहीं वह एक ऐसी परिस्थिति में अब रख रहे हैं या उनके सामने दृष्टि साफ हो जाती है। ये दृष्टि दरअसल भारत देश के भीतर में पॉलिटिकल नारों के जरिए, आम लोगों के जरिए उम्मीदों को जगा देना, वोट को पाना और फिर दूसरी सियासत की दिशा में आगे बढ़ जाना, एक तरफ यह परिस्थिति है और वहीं दूसरी ओर ये होती है कि अब इस राजनीति के जरिए ही उस इकोनॉमी में भी हिस्सेदारी सीधे सीधे तौर पर इस भारत देश के लोगों की होनी चाहिए। इसको समझाने बताने की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी इस दिशा में अगर आगे आप बढ़ चुके हैं तो क्या यह भारत देश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव होगा? ये सारे सवाल शायद एक ऐसे वर्तमान मौजूदा राजनीति के तौर पे जिसपे मौजूदा सरकार इससे आंख छिपा नहीं सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कॉरपोरेट की इकोनॉमी के आश्रय जो है या कॉरपोरेट पॉलिसी के आश्रय जितना आगे बढ़ चुकी है, ये सारी परिस्थिति जब इस भारत देश के भीतर आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई और बाजारवाद जब आया तब इस बात का जिक्र हुआ करता था कि देखिए पूंजी कैसे कॉरपोरेट और पूंजीपति के हाथों में सिमटी हुई है, आम गरीबों के लिए लोग लुभावन कल्याणकारी योजनाएं निकल कर देश में आती है चुनाव के समय। लेकिन आप दोनों को मिला पाने की परिस्थिति में अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आ चुके थे, क्या सच में इस भारत देश के भीतर में अगर ये संदेश इस भारत देश की जमीन पर अगर उतर जाए तो फिर क्या एक ही झटके में सियासत में बदलाव देखे जाएंगे? क्या ऐसा संभव है भारत देश के भीतर या केवल एक हवाई की बात है? आखिर इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार महिलाओं को लेकर के 1 लाख रुपए हर साल देने का जिक्र, वही दूसरी ओर सरकार द्वारा महिला आरक्षण का जिक्र हुआ भी सर्वे के बाद। इन दोनों परिस्थिति को कैसे जिक्र हुआ, इसके बीच खड़े होकर के एक पल के लिए आप खुद सोच के देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ,
और फिर आपको बताया जाता है कि देखिए सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा। सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, आरक्षण एक उम्मीद होती है और आरक्षण इस भारत देश के सर्वे के बाद सामने निकल करके आएगा और तभी हम दे पाएंगे। लेकिन जो दूसरी छवि जो आपको दिखाना 1 लाख रुपए का जिसमें जिक्र होता है, और क्या 1 लाख रुपए इस भारत देश के किसी गरीब महिला के खाते में 1 साल के भीतर अगर जाता है तो इसका मतलब बहुत साफ होता है उसके खाते में हर महीने जो है करीब 8,000 रुपए से अधिक सीधे तौर पे जाएगा। और भारत देश की इकोनॉमी के भीतर इस भारत देश का पूरा किसान तबका जो होगा 8,000 रुपए महीने कमा पा रहा है, उसको इतना लाभ मिल पा रहा है। अगर इस भारत देश की रिपोर्ट को अगर समझिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। सिवाय पंजाब, हरियाणा, उसके बाद आप खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाइएगा वो कौन सा राज्य जहां पर किसान 8,000 रुपए भी हर महीने कमा पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसका ऐलान कर दिया गया, ये जमीन पर अगर उतर जाए तो क्या इस भारत देश के सियासत बदलाव की एक झटके में हवा बहने लगेगी? ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी इन सारे बातों का जिक्र तो कर दिए, सत्ता उनको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन इस दौर में इस भारत देश के उस सच्चाई को सामने ला करके रखा है जिस सच्चाई से इस भारत देश आंखें चुराते रहा है। क्योंकि एक पल के लिए आप सोच के देखिए, इस भारत देश का कोई भी ऐसा तबका हो खुद को ये बात कभी बोलेगा नहीं कि उसको कुछ नहीं चाहिए, और किसी भी तबके के पास इस भारत देश में जो न्यूनतम जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वह पूरे तरीके से उसके पास में नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो क्या भारत देश की पूरी समूची सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां इस भारत के राजनीतिक मंच पर आकर के गायब हो जाती है और पहली बार राजनीति की सियासत के डोर को पकड़कर राहुल गांधी इस भारत देश के सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को उभार रहे हैं? तो फिर इसके भीतर कोई दो मत नहीं हुए कि कितने भी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी टकराती है, वहां पर कांग्रेस को हार मिल जाती है। 90% जगहों पे कांग्रेस को हार मिलती है 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में। यह सच्चाई होती है। और यह भी सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, उसकी अपनी झोली में सांसदों की संख्या 5 से 7% से ज्यादा होता नहीं है। कुछ राज्यों के भीतर छत्रकों ने अपनी पहचान अपनी राजनीति के जरिए, अपने वोट बैंक के आश्रय बहुत बड़ी जरूर की है। लेकिन जिन राज्यों के भीतर, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे ओडिशा के भीतर नवीन पटनायक हो, चाहे आंध्र प्रदेश के भीतर जगन रेड्डी साहब ही क्यों ना हो, चाहे नीतीश कुमार बिहार में खुद अपने तौर पर खुद को बड़ा नेता क्यों न माने, इन तमाम परिस्थितियों के भीतर अगर छत्रकों की स्थिति को भी अगर समझिएगा तो उन राज्यों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां जो है दुनिया के गरीब देशों के समानांतर गरीब देश, और इस भारत देश में IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी इस दौर में कहती है कि भारत तो विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हंगर स्टेक यानी भूख है। आप यहाँ पर सवाल उठता है, इतने बड़े भारत देश के भीतर में अगर अलग अलग राज्यों को अगर समझना शुरू करें
3 राज्यों के भीतर की परिस्थितियां भारत देश के दुनिया के मानचित्र पर सबसे पिछड़े और गरीब देश के समानांतर राज्यों की स्थिति में आकर खड़ी होती है। तो भारत देश के भीतर की परिस्थितियों को अगर लोगों को देखेंगे तो फिर वही गरीबी बदहाली आपके सामने दौड़ने लगेगी। लेकिन भारत दुनिया के मानचित्र पर जब करोड़पति की संख्या को जब गिनेंगे तो भारत के करोड़पति आपके सामने खड़ा आकर के नजर आने लगे। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अंबानी और अडानी इस दुनिया के 10-12 लोगों में शुमारी होती है इन लोगों की। भारत देश के भीतर जो कॉर्पोरेट के नेटवर्थ की जो ताकत है भारत देश के भीतर में, उस नेटवर्थ के समानांतर इस भारत देश की खनिज संपदा की जो ताकत होती है, भारत देश के भीतर जहां पर मजदूरों की जो ताकत होती है, यानी ये कहे इस भारत देश के भीतर मजदूर हो, खनिज संपदा हो, इन दोनों परिस्थितियों के भीतर एक तरफ आप रखिए, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट के नेटवर्थ और सरकार के बजट कार्यक्रम को, फिर इस बात को आप समझेंगे कि दरअसल ये पैसा कैसे शिफ्ट होता है और मजदूर को कहां किसके लिए काम कर रहा है। इस भारत देश की जीडीपी के भीतर इस भारत देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र और वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का सर्वे अब तक नहीं आया है। आप पूछेंगे कितने साल हो गए? करीब 9 साल हो गए। 2015 के बाद उसका कोई आंकड़ा, कोई डाटा सामने देश के सामने नहीं आया। तो क्या है, इस भारत देश के पूरे जीडीपी या इस देश के पूरा स्वर्णिम रूप जो रखा जा रहा है वो केवल कॉर्पोरेट के पूंजी और जो संगठित क्षेत्र है, जो जहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या कुल मिला दीजिएगा तो केवल 6 करोड़ के आसपास होती है जो टैक्स पेयर होते हैं। उसके बाद बात आगे कहां बढ़ती है? क्या पहली बार भारत देश के चुनाव के समय या फिर चुनाव के ठीक पहले इस भारत देश को विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को सामने लाना चाहते हैं जिसको सियासत हमेशा से सत्ता में आकर के छुपाती आई है। और कांग्रेस के भीतर भी ये बड़े नेताओं की कतार होती है जिन्होंने सत्ता की सुख खूब भोगी है और आर्थिक तौर पे संपन्न होते हैं, लेकिन आपको कांग्रेस संपन्न नजर नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता संपन्न जरूर नजर आएंगे। और जो कद्दावर नेता है इस दौर में भी अगर इतनी बड़ी परिस्थितियों को राहुल गांधी हवा में नहीं बल्कि जमीन पर लगातार उठा रहे हैं तो उसको जमीन पर लाने पहुंचाने का काम भी क्या कद्दावर नेता अपने कंधे पे लेंगे? मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, सचिन पायलट राजस्थान के भीतर, जितेंद्र प्रमोद तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर होते हैं, अब सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के भीतर होते हैं, हरीश चौधरी होते हैं, टीएस सिंह देव होते हैं, रंधावा, भगत सिंह, ये सारे नाम इसलिए कि ये सब इलेक्शन से बाहर, चुनाव से बाहर। क्या इनको ये बात कानून सौंपी जाती है कि आपको इस देश की अर्थव्यवस्था का हुआ एक्सरे जो सामने आ नहीं पाता है वो सामने आप ले आएंगे? तो इस भारत देश की जाति जनगणना का एक्सरे भी जब आप सत्ता के भीतर लौटेंगे तो आप देख लेंगे। अब सच्चाई इस भारत देश के भीतर की डराने चौंकाने वाली है। उस डर से सहमा हुआ इस भारत देश का वोटर जो होता है वो किस उम्मीद और किस आश्रय तले इस बात को मान ले जो कहा जा रहा है वह भारत देश की में गारंटी के तौर पर मिल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई भी देश का व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि कांग्रेस शासित कोई राज्य नहीं है भारत में। दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं कि डबल इंजन की सरकार नहीं है। सब कुछ है इस देश के भीतर, लेकिन राजनीतिक घालमेल के भीतर इस भारत देश की कद रेड कारपेट तले दबाने की राजनीति सियासत की कोई भी जनता इस बात को पकड़ नहीं पाती है। जिस दिन जनता ने इस बात को समझ लिया उस दिन शायद इस भारत देश के भीतर ये मुद्दे सियासत से आगे बढ़ जाएंगे और राजनीति को उसके पीछे चलना पड़ेगा। केवल ये बदलते हुए मौजूदा तस्वीर को देखिए इस राजनीति के भीतर बदलते हुए कितनी चीज बदलते हैं, इसको तय करते हुए भारत देश को किसको करना है? भारत देश की जनता को करना है। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।